दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं क्योंकि इस बार 2025 की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अहम वैकेंसी है आप सबके लिए। हालांकि पदों की संख्या तो कम है लेकिन अभी बढ़ने के चांसेस भी हैं। दोस्तों अगर आप 2025 की वैकेंसी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये वीडियो चैनल आपके लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर कोई चित्र से समझने वाला है तो हम साथ ही उसका चित्र भी दिखाएंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। और अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अपडेट करके 2025 के 24 के हिसाब से हम बताएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती चली जाएगी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस टाइप की क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ताकि कम से कम समय में हम अपना ट्रिकी मेथड लगा करके स्मार्ट तरीके से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं कम से कम समय में। साथ ही दोस्तों ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और इसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें जितने भी हम पार्ट्स करवाएंगे सारे वहीं पर ऐड करते जाते हैं। तो ये पार्ट नंबर पहला है, यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन प्यारे साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 2025 की वैकेंसी में एक सीट आपको लेना ही लेना है। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं कि आज हम कौन सा सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हो नोटिफिकेशन 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसका 6/10/2022 को ये पेपर हुआ था, यानी कि 6 अक्टूबर 2022 का सुबह की ही शिफ्ट में 9 से 10:30 के बीच में। ये देख सकते हो आप। इसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, यदि संख्या 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। देखो इसमें से जो भी नंबर है अगर वो विषम होगा तो उसमें 2 जोड़ देना है और अगर वो सम होगा तो 1 घटा देना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में यानी कि घटाने जोड़ने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसमें पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा ये बताना है। इसमें जो जो बोला जा रहा है वही करते हैं। तो पहले तो नंबर लिख लो, ये कितना है 94, 38 और इसके बाद 72, 51 नंबर ये लिखा हुआ है। अब आपको पेपर में चेक कर लेना कि नंबर यही लिखा है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है 1-2 डिजिट आगे पीछे हो जाती हैं। तो देखो जितनी भी विषम अंक है उसमें से 2 जोड़ना है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इसमें से आप 2 जोड़ोगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। इसके बाद ये सम है तो सम संख्या में 1 घटाना है। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो बचे क्या 3। अगला कह रहा है कि 3 में से 2 जोड़ेंगे क्योंकि विषम है तो 3 2 हो जाएगा 5। 8 सम है तो 1 घटाना है यानी कि 7 बचेगा। फिर भी सम में 2 जोड़िए तो 9, फिर सम आ गया, सम में से 1 घटाइए तो ये आ जाएगा 1। अगला है 5 विषम है, 2 जोड़िए तो हो जाएगा 7 और फिर 1 विषम है, इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये बात समझ गए आप। अब आगे कह क्या रहा है कि जो संख्या हमारे पास बनी है, मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या बनी है इसमें से पहले, पांचवें और अंतिम अंकों का योगफल बताना है। ठीक है, तो मैं देखता हूं पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पहले नंबर पे ये वाला। अगला कह रहा है कि 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3 4 और 5। 5वें नंबर पे आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद कह रहे हैं अंतिम, तो अंतिम कौन सा होगा, यही वाला होगा तो ये अंतिम हो जाएगा। इनको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा। तो जोड़ने पर देखो योगी तो पूछ लिया योगफल कितना होगा, तो 1 प्लस का 7 प्लस का ये 3, तो 7 3 10 1 11, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 11। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश में लिंग गुणसूत्रों यानी कि 6 क्रोमोसोम्स का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो ये देखो दोस्तों, जो पूर्ण युग्म होता है यानी कि जोड़ा होता है वो होता है मानव मादाओं में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ही वाला। दोस्तों देखो यहाँ पर मानव जो है, मानव गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है 23 जोड़े। तो 23 जोड़े का मतलब टोटल कितना हो गया, जोड़ा मतलब गुणे 2, तो टोटल हो जाएगा 46। तो 46 गुणसूत्र होते हैं इंसानों में, लेकिन जोड़े में अगर पूछा जाए तो 23 जोड़े। 23 जोड़े में दोस्तों एक होते हैं 22 जोड़े ये होते हैं। एक जोड़ा अलग प्रकार का होता है क्योंकि ये तो होते हैं जो 22 जोड़े होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और अगला जो ये होता है दोस्तों, ये डिसाइड करता है कि नर होगा या मादा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना आप, सेक्स क्रोमोसोम्स जानते हैं। ये महिलाओं में क्या होता है, ये एक्स और एक्स होता है महिलाओं में,
और पुरुषों में जबकि होता है एक्स भी हो सकता है और वाई भी, यानी कि दोनों होता है। बात समझ में आ गई? तो देखो डिसाइड लास्ट वाला ही करता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का। देखो ये 22 तो इसमें भी सेम रहते हैं। अगर महिला के यहाँ से तो एक्स आना फिक्स है क्योंकि एक्स एक्स ही उसके पास, तो एक एक्स यहाँ से आया। पुरुष से एक अगर एक्स आ गया तो अगर एक्स एक्स हो रहा है तो लड़की पैदा हो जाएगी। और अगर महिला में तो एक्स फिक्स है कि एक्स आएगा, एक्स आ रहा है। पुरुष से अगर वाई गुणसूत्र आ गया तो एक्स वाई यानी कि लड़का पैदा होता है। यानी कि लड़की या लड़का क्या पैदा होगा ये डिसाइड करता है सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम किसका डिसाइड करता है? पुरुष का, महिलाओं का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महिलाओं का फिक्स होता है। पुरुष का डिसीजन होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। समझ गए होंगे आप। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा चार्ट भी दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पर, उम्मीद है कि आप देख पा रहे होगे, ये गुणसूत्र होते हैं 1 2 3 4 5, इस टाइप की पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर दिया है। तो देखो 22 तो ये हो गए सारे, 1 से लेकर के 22 तक के। अब ये जो ये है अलग से लिखा हुआ है एक्स वाई, ये 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी सारे जितने भी आप देख पा रहे होंगे अलग कलर में, तो ये ऑटोसोम्स होते हैं। डिसीजन कौन लेता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर एक्स है तो इसका शेप कुछ इस टाइप का रहता है और वाई है तो इसका शेप कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 48 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 75 और b इज ग्रेटर देन टू 0 तो b का मान क्या होगा? देखो b इज ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी का मतलब क्या है कि प्लस में होगी, चाहे वो +1 हो +2 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं होगी। ये दे दिया है यहाँ से। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप याद रखना इसको। जब हमें ये बताना है तो ये b इंटू बी, या आप अलग अलग भी आ जाए तो भी याद रखना, अंदर वाले दोनों का गुणा कराते हैं तो b गुणे में b हो जाएगा, बराबर में बाहर वाले दोनों का गुणा, यानी 48 और गुणे में 75 होता है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर में 48 गुणे में 75। बात समझ में आ गई? अब b की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 48 गुणे में 75 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 48 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 16 3 48, तो 16 क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा तो वर्गमूल निकल आएगा। 16 3 48 गुणे 25 3 75 होता है, ये होता है भाई। देखो 75 को हमने क्या कर दिया 25 गुणे 3 और 48 को 16 3 48 ये कर दिया। तो देखो हमें तो पता है कि अंडर रूट 16 का क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 लिखेंगे तो एक 4 बाहर आ जाएगा 4, और अगला 3 और 3 का पेयर बन गया तो गुणे में 3 ये हो जाएगा। अगला देखो 25, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, तो यहाँ से एक 5 निकल आएगा। ठीक है, तो 5 चौको 20 और 20 गुणे में 3 ये वाला, तो 20 3 60 हो जाएगा दोस्तों। तो अब सही उत्तर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः डैश के महीने में आता है। तो ये आता है दोस्तों अप्रैल के महीने में। ठीक है, और इस बार की अगर मैं बात करूं 2025 का, तो रामनवमी पड़ेगी यहाँ पर 6 अप्रैल को। ठीक है, और कब है 6 अप्रैल, उस दिन शायद संडे पड़ रहा है। ठीक है, तो 6 अप्रैल को संडे पड़ रहा है, तो इस बार 2025 की रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ने वाली है। और यहाँ पर बोला गया था क्या, किस महीने मनाई जाती है, तो ये अप्रैल के महीने में ही मनाई जाती है। ठीक है, देखो गैप करके दे दिया है कि अगर मई भी पड़ जाए तो मई दिया ही नहीं कहीं पर, मार्च भी नहीं दिया। ठीक है, तो अप्रैल है, यहाँ से आप याद रखना। ये क्वेश्चन पता नहीं किस टाइप के पूछ लेता है रेलवे, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हर कोई नहीं कर पाता होगा इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है 6 छात्रों ए बी सी डी ई और एफ ने एक अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग लिया है। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, सी ने डी से ज्यादा। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, जो ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसको इधर लिखता हूँ, और इस क्रम में और वही क्रम में ज्यादा अंक वाले को इधर, कम वाले को और कम, इधर इधर, और ऐसे करके मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है, तो इधर की तरफ जो जाएगा वो बढ़ता हुआ क्रम में जाएगा और इधर की तरफ जो जाएगा वो घटते हुए क्रम में होगा। ये आप इतना याद रखना। पढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो सी जो है इनको थोड़ा दूर दूर लिखा करो क्योंकि हो सकता है बीच में कोई एडजस्ट करना पड़ जाए कोई लेटर। तो सी ने डी से अंक प्राप्त किए हैं ज्यादा, तो डी अगर यहाँ पर है तो सी यहाँ पर होगा, किंतु बी से कम है तो सी जो है वो बी से कम है, इसका मतलब बी कहाँ होगा, इससे भी आगे होगा कहीं पर ये। अब आगे कह रहा है ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए,
अभी हम ई और ए को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है ABCD के बीच में, ई ए दोनों ही अलग हैं। तो कह रहा है कि बी ने ए से अधिक अंक, तो देखो बी जो पा रहा है वो ए से ज्यादा अंक पा रहा है लेकिन एफ से कम पा रहा है। इसका मतलब ए यहाँ पर कहीं होगा, या बीच में लिख दो आप, गलत नहीं होगा। चलो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो बी ने क्या किया, ए से ज्यादा अंक पाए, तो इसका मतलब ए यहाँ होगा, इससे ज्यादा अंक बी पाया तभी तो इधर आ रहा है। और एफ से कम अंक पा रहा है तो एफ और भी आगे होगा, क्योंकि भाई तभी तो बी एफ के कम है और ए से ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है कि सी ने ई से कम अंक पाए हैं, तो सी जो है वो ई से कम अंक पा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि तो ई यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, कम अंक पाए हैं। अब दिए गए, अब देखो इसको भी देख लो, ई ने ए से कहाँ था, कोई रह गया था ना इस पे, ये वाला था। ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ई ने ए से कम अंक तो प्राप्ति किए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर ई है। पूछा गया है इन कौन छात्रों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो हमें इनसे मतलब ही नहीं है। अब सबसे ज्यादा अंक किसने पाए, एफ वाले ने पाए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, तो इसमें से कई सारे सिंबल बने होते हैं। तो मैं इसको ट्रिक बताता हूं शॉर्टकट, आज के बाद आप भूलोगे नहीं अगर ध्यान से आपने देख लिया तो। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं ये साइन तो नहीं है, अगर है तो पहले उसको प्रायोरिटी दो, फिर इसके बाद इसको प्रायोरिटी दो, फिर इसके बाद इसको यानी कि इक्वल को प्रायोरिटी दो, यानी कि ग्रेटर, इक्वल ग्रेटर और इक्वल, इसको प्रायोरिटी दो। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे ये प्रायोरिटी क्या लगा रखा है, तो मैं इसको आगे बताता हूं। अभी दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा आ सकता है कि अगर कहीं पर इस टाइप का दिया हो लेस देन, और लेस देन इक्वल दिया हो या फिर इक्वल दिया हो, तो इनको इस क्रम में रखते हैं। अब देखो ये जो मैंने बताया है सिंबल, इनको समझो क्या है। पहला ऑप्शन देखो, इसमें कह रहा है Q इज लेस देन इक्वल टू T, तो ये देखो जरा सा यहाँ पर कि Q और T कहाँ पर है, तो Q तो ये है देखो, और T कहाँ पर है, ये है। इन दोनों के बीच में देखो क्या ये सिंबल आ रहा है कहीं पर, ये वाला। ठीक है, तो देखो आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये तो देखो यहाँ पर सिंबल जो है इनमें से तीनों में से कोई नहीं दिया है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन, इसके बीच में कोई भी ऐसा नहीं दिया, केवल इक्वल वाला दिया है लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला जो दिया है ये कहीं इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हो सकता है कम समझ में आ रहा हो क्योंकि ये आपके लिए नए हैं। अगला देखो मैं यहां से बताता हूं, T इज ग्रेटर देन टू U। ठीक है, तो यहां से देखो T और U के बीच में, तो T और U के बीच में क्या है, ये है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और यहां पर कौन सा साइन लगा है, लेस देन इक्वल टू, तो ये तो पहले बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अगला है Q इज लेस देन टू इक्वल U से, तो Q और U देखो कहां पर लिखा हुआ है, तो ये है देखो Q और ये है यहाँ पर U। Q और U के बीच में देखो कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है हमको, तो मैं बताता हूं यहाँ पर। एक तो ये मिला, दूसरा ये मिल गया हमको ग्रेटर देन और ये इक्वल मिला, और इसके बाद ये मिल गया, ये 2 बार मिल गया, तो एक ही हम इसको काउंट करेंगे, इतना याद रखो। ठीक है, इनमें से देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 3 सिंबल मिल रहे हैं, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको देनी है लेस देन को, तो देना चाहिए प्रायोरिटी लेस देन को, क्योंकि यहाँ पर लेस देन देखो लिखा भी है, जबकि यहाँ पर लेस देन नहीं लिखा, प्रायोरिटी ना देकर इसको ना दे करके इसको प्रायोरिटी दे दिया है, तो ये गलत किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अरे भाई मान लो कि आपके फूफा जी हो और आपके जीजा जी हो, तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं आप ज्यादा, तो जीजा जी को देना चाहिए, तो इसका मतलब इन्होंने फूफा जी को दे दिया, जीजा जी को नहीं दिया, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो अब आपको टाइम वेस्ट ना करके, 3 जब गलत है तो चौथा अवश्य ही सही होगा। फिर भी मैं प्रूव कर देता हूं। यहाँ कह रहा है S इज लेस देन इक्वल टू U, तो S और U कहां पर लिखा है, तो S ये है और U है, तो देखो S और U के बीच में कौन कौन सिंबल है, तो एक तो इक्वल है, दूसरा वाला है लेस देन इक्वल टू, ये लिखा हुआ है। अब हमने बोला था कि सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको देखो, तो आप प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले किसको, इस वाले को देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन तो है ही नहीं, ये दोनों है, तो इसका मतलब ये सिंबल को प्रायोरिटी देंगे, और यहाँ पर यही सिंबल दिया गया है, तो ऑप्शन चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ से आप देख सकते हो, तो ऑप्शन चौथा आप देख सकते हो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है, तो इसमें देखो अम्ल और क्षार,
तो अम्ल क्या हो गया यहाँ पर HCl को अगर हम अम्ल मानते हैं और NH4OH को क्षार मानते हैं, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4CH, ये हो जाएगा NH4Cl प्लस H2O बन जाएगा, यानी कि जल निकलेगा बाहर और अमोनियम क्लोराइड ये बन जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। तो देखो, कारकों में से एक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए वे अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, तो ये सही है। अगला कह रहा है कि अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये यहाँ पर ये भी गलत है, सही है यहाँ पर। और एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो ये तो गलत बात है। देखो, ये जो भाषा है हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स से होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अलग होते हैं। और दीर्घकाल में उत्पादन के ये सही हो जाएगा, इसको गलत नहीं करिएगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था, सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है ना, ये सत्य नहीं है और इसी को बताना था। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पर ये भी सही कह रहा है, लेकिन तीसरा वाला गलत कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, इसमें कह रहा है विनी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करा करो, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, आप टाइम वेस्ट करोगे। सिर्फ आप ये देख लिया करो लास्ट में कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, हमें केवल दिशा बतानी है या दूरी भी बतानी है। तो देखो, कितनी दूर ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, इसका मतलब हमें दूरी को भी लेके चलना है और दिशा को भी लेके चलना है, ठीक है। तो ऐसे आप करते जाइए। तो यहाँ पर देखो, बिंदु ए से शुरू करता है, पूर्व की ओर जाता है। मान लो कि इसकी बिंदु ए है, यहाँ पर आगे पीछे यहाँ जगह छोड़ा करो, क्योंकि हो सकता है दाएं बाएं मुड़े तो फिर आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ से चला है ए, मान लो कि ए पॉइंट है, यहाँ से चलता है कितना चलता है इसकी तरफ 8 किलोमीटर, तो मैं लिख देता हूँ 8 किलोमीटर चलता है। और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ उसका दायां होगा, ठीक है, आप ऐसे देख लो। और दाएं मुड़ करके उसका क्या हो गया, तो ये कह रहा है दाएं मुड़ने के बाद 9 किलोमीटर चलता है, तो ये हो जाएगा इसका 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, तो अब की बार कहाँ मुड़ रहा है, वो बाएं मुड़ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना भी दिया। ये 12 मुड़ता है, कितना है यहाँ पर 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब बाएं कहाँ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। तो यहाँ देखो 9 तो इतना हो चुका है, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का 9 तो हो चुका है। इसको मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो 9 तो ये चल चुका होगा भाई, अगर इसके बराबर को देखेंगे तो क्या है, ये 9 है तो ये भी 9 है, टोटल 17 चलना है, तो इसका मतलब आगे कितना चला होगा, तो 9 8 17 यानी कि 8 किलोमीटर चला होगा। तभी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 9 प्लस का 8 17 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि इधर की तरफ चल रहा है, वो ऐसे करके चल रहा है, और कितना मुड़ा, 20 किलोमीटर चला है। तो 20 देखो कितना होगा, यहां से यहां तक तो हो जाएगा 12, क्योंकि देखो ये पूरी लाइन कितनी है, 12 की है, और 12 के बाद 8 यहां से चला तो 8 ये है, देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक चला होगा ए के सीध में, ये 20 किलोमीटर उसने तय करी है। और क्या कह रहा है, बी बिंदु पर रुक जाता है, तो बी बिंदु कहाँ होगा, ये होगा। अब इसके बाद बी बिंदु से ए तक पहुंचने के लिए, यानी कि अगर हम बी पर खड़े हैं, हमें ए में जाना है, इधर नीचे की तरफ आना है यहाँ तक, तो क्या करना होगा, फिर उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो पहली बात तो ये बताओ कि ये जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी, तो ये दूरी कितनी मैंने बताई थी आपको, यहाँ तक 9 और यहाँ तक 8, तो कितनी किलोमीटर हो जाएगी ये वाली, तो 8 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन किस दिशा में चलना पड़ेगा, दक्षिण की दिशा में चलना पड़ेगा, तो 8 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ लिखा है, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतनी आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे हम कि यहाँ से आपको देखते ही आंसर आने लगेगा। अगला है, लोक पावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखो दोस्तों, लोक पावनी और भवानी दोनों की दोनों कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और कावेरी नदी दोस्तों दक्षिण में पड़ती है, और ये खासकर तमिलनाडु में पड़ती है। और तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है कौन सी, कावेरी। मैं लिख भी देता हूँ, ये तमिलनाडु में पड़ती है,
ठीक है, तमिलनाडु। ये तमिल मत समझना आप, क्योंकि लिखते नहीं बनता है ऐसे करके बोर्ड पे, तो तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखो ये दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका मतलब इससे दो लंबी नदी और हैं। एक तो है पहले नंबर पे जो आती है गोदावरी, और गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पे आती है लंबाई में कृष्णा नदी, और कृष्णा के बाद आती है ये तीसरे नंबर पे कौन, ये आती है कावेरी नदी। तो लंबाई के क्रम में याद रखना। और कावेरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों 760 किलोमीटर है। और इसका उद्गम अगर पूछ ले कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी एक पर्वत है, वहां से निकली हुई है ये जो कावेरी नदी है वहां से। ठीक है, तो ठीक है, मैंने थोड़ा इसको सुधार करके लिख दिया है। सुधारने का मतलब कि सही राइटिंग से लिख दिया है। देखो सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसके बाद कृष्णा और कावेरी, ये साउथ की बात हो रही है। कुल लंबाई कावेरी की है 760 किलोमीटर, और कावेरी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पर है, ये पश्चिमी घाट में है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। इसमें से देखो चित्र बना दिया है पूरा का पूरा, ऐसा आप सोचते भी नहीं होगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है रेलवे। तो निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है, यानी कि जो ह्यूमन का हार्ट है वो ये है। एले का मतलब है बायां लिंद, यहाँ पर एले कहाँ पर लिखा हुआ है, ये है यहाँ पर देखो एले, ये इसका मतलब बायां लिंद है। और एलबी का मतलब है बायां निलय है, एलबी मतलब ये बायां निलय। वहीं पर आर ए मतलब दायां है, और आरबी मतलब है दायां निलय। ठीक है, याद रखना, अलिंद और निलय ये है। बताना हमें ये है कि कपाट यानी कि वाल्व्स कहाँ पर होती हैं। तो ये दोस्तों देखो वाल्व्स जो होती हैं ये दोनों के बीच में होती हैं, जैसे बायां अलिंद और यहाँ पर होता है और बायां निलय। ठीक है, दायां लिंद और दायां निलय, इनके बीच में यानी कि ये लाइन जो आप देख पा रहे हो ये वाली, तो ये होता है यहाँ पर क्या, वाल्व्स यानी कि कपाट होते हैं। ठीक है, तो सही क्या हो जाना चाहिए था, नंबर देखो 2 3 4 दिया है, तो यहाँ से 2 3 4 और 5, 5 क्या मतलब, यहाँ से यहाँ तक देखो ना 2 3 4 5 है, तो 5 3 क्रमागत स्थानों पर आता है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों से संयोजित है, यानी कि जुड़ी हुई है। यदि 12 मिली एम्पियर की धारा उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। देखो ऐसे दिया है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला होता है, पहले लिख लो दिया क्या है। तो वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिया है 12, और यहीं पर धारा, धारा मतलब कि आई, एम्पियर दिया है ये कितना 2, और ये मिली में है, तो इसका मतलब हो जाएगा इनटू में 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। मिली माइक्रो होता तो -4 हो जाता। परिपथ से होकर जाती है, तो प्रतिरोध बताना है। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई और इंटू में R। V की वैल्यू कितनी है 12 है, बराबर में I एम्पियर यानी कि 2 गुणे में 10 की पावर माइनस का 3 है, इंटू में R। R की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करो R को इधर ले आओ, 12 और बटे में नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये देखो 3 बार है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 3 नीचे आएगा, और इसी को अगर ऊपर ले जाओगे तो इंटू में 10 की पावर -3 न होकर +3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 टू पावर 3, इसका मतलब 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 6, और 3 बार जीरो लगा दो 1 2 3, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 6000 ओम आ जाएगी। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, भारत की कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति सेक ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष के आयु में चरण सेकंड और थर्ड नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की थी। तो ये कोवैक्सीन लगाया गया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन अब आपके काम का तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बस आप ये याद रखना कि 2024 और 25 की जो हाईलाइटेड चीजें हैं, जैसे कोई वैक्सीन है या कोई दवा है लॉन्च होती है नहीं, जो जिसमें खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बीच में कोई आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यानी कि सिंबल भी आपको पढ़ लेना है, सिंबल भी पूछे जाते हैं। तो प्रतिरोध का जो सिंबल होता है यानी कि प्रतीक होता है, वो होता है दोस्तों ये वाला यहाँ पर। ठीक है, बाकी को भी देखो जान लेते हैं। ये वाला जो होता है ये होता है दोस्तों सेल। ठीक है, और ये प्रतिरोध तो मैंने बता ही दिया। और ये वाला जो होता है ये एसी सप्लाई का होता है, किसका होता है, एसी सप्लाई के लिए होता है। और अगला ये वाला देखो, ये होता है कॉइल वायर, यानी कि कोई तार होता है, ये कॉइल वायर को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा
कॉइल वायर हो जाएगा, यानी कि तार हो जाएगा। यहाँ से आप नोट कर लो चाहो तो इनको, ठीक है। मैंने इनको और ढंग से लिख दिया तो आप यहाँ से देख लो। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। इन सिंबल्स को आप याद रखना। दोबारा कभी अगर चारों में से कोई भी आ जाए तो आप गलत नहीं करना है, आपको सही ही करना है, ठीक है। या फिर आप वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, पेन कॉपी भी उठाइए और यहाँ जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको यहाँ पर आप बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो पहली बात तो देखो, बेलन का आयतन का फार्मूला अगर पता है आपको तो आप कर ले जाओगे। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है आयतन का मतलब वी में वॉल्यूम लिख देता हूँ, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन दे के रखा है 814, तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर, और आर यानी कि त्रिज्या, और त्रिज्या यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हैं। तो त्रिज्या अगर आर मानता हूं तो ऊंचाई भी आर मानना पड़ेगा, या फिर आप एच मानते हो तो एच मान लो। तो चलो आर बराबर में एच मान लेता हूं मैं, ठीक है। कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है, आप इतना याद रखना। अब देखो ये हो जाएगा आर और आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये कैपिटल स्मॉल, आप ये मत समझना कि यहाँ पर स्मॉल था कैपिटल कैसे हो गया, तो आप इसको चाहो तो कैपिटल कर लो, मुझे आसान लगा इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया। बराबर में भी आयतन कितना 814 ये दे के रखा है बराबर में। अब इसको काट लो तो 11 दूनी 22, 11 सते 77, 4 बचा तो 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, यानी कि आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 37 गुणे में 7, ठीक है। अब आर क्यूब है तो अब हम यहाँ से अगर क्यूब हटाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर लगेगा, ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करा लो, 7 7 49, 7 3 21, 4 होता है 25, तो 259 हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर लिखा है ऑप्शन 30 पहले में ही करेक्ट आंसर देके रखा है, यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जब 2 की पावर -7 गुणे 2 की पावर 3n + 4 इक्वल 2 की पावर 11 भागे 2 की पावर 5 है तो n का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको आसान कर लो। तो देखो 2 की पावर 11 है, भागे का मतलब है नीचे, ये 2 की पावर 5 है। तो जब ये पावर होती है प्लस में, ऊपर जाने पर माइनस हो जाती है, यानी कि हम कहेंगे 2 की पावर 11 और गुणे में 2 की पावर -5। जब बेस सेम होता है तो यहाँ पर हम करते हैं, इतना बड़ा आपको पेपर में नहीं सॉल्व करना, मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये 2 की पावर 11 में से 2 की पावर 5 हटा दो तो क्या बचेगा 6 5 11, यानी कि 2 की पावर 6 बचेगा। अब डायरेक्ट ये ना लिखकर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि डायरेक्ट आप 11 में से 5 हटा दो, पावर घटा दो, 11 में से 5 गया तो 6, तो 2 की पावर 6 ये बचेगा केवल। इधर वाला देखो तो ये 2 की पावर 7 था, तो इसको अगर आप नीचे भी लिखना चाहोगे, चलो ऊपर ही रहने दो। अब 2 और 2 बेस सेम है, तो जब बेस सेम है दोस्तों तो आपको एक काम करना होगा कि 2 की पावर तो लिखा रहने दो, माइनस का 7 है, प्लस का, इन सबको जोड़ लो। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती, तो पहले मैं पावर का हिसाब किताब कर देता हूँ। तो माइनस का 7 प्लस का 3n और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है 2 की पावर हमने कितनी निकाली, 6 निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, तो 4 में से 7 यानी कि माइनस का 3 बचेगा और प्लस का 3n बचेगा। बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 लिख दो, ये पूरा का पूरा ये पावर में ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 2 की पावर 6 और यहाँ 2 की पावर कुछ दिया है, तो जब बेस सेम हो, जैसे इसको और सही से लिखता हूँ इस टाइप से, ये भी पावर में ही है, तो बेस सेम है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो दोनों हटा दो, केवल पावर इक्वल पावर कर दो, यानी कि माइनस का 3 प्लस का 3n बराबर में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3n की वैल्यू क्या निकालेंगे 6, और ये माइनस का 3 था उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9। तो जब ये गुणे में है तो n क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3n बराबर में 9, n की वैल्यू हो जाएगी 9/3, तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों मजा आ रही होगी पढ़ने में, तो अगर मजा आ रही तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर एक कर दीजिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और नई नई वीडियोस और अच्छी मेहनत करके और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन,
क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान राजेश की किराने की दुकान से हुई आय का को दर्शाया गया है। ग्राफ के अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, देखो, मई, जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय तथा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का क्रमशः अनुपात बताइए। तो पहले तो ये देखते हैं कि कितनी यहाँ पर इनकम हुई थी मई, जून और जुलाई के महीने में। तो मई का मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 35, और जून की बात कर रहा था तो जून यहाँ पर ये लिखा है, आप देख सकते हो ना, यहाँ से ऊपर की तरफ ये जून ही तो है। अगला यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट जुलाई, तो जुलाई कितना है, ये है 45, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इतना जिनका जितना जोड़ आएगा, तो 35 35 70 और 70 और ये हो जाएगा 45, इसका मतलब 30 15, तो 115 आ जाएगा, ठीक है। 115 हो गया इसका। दूसरा कह रहा है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो अगस्त कहाँ पर है, ये अगस्त है, ये सितंबर और ये अक्टूबर, तो इनको जोड़ लो, 40 30 70, तो देखो 45, तो ये भी 115 आ जाएगा, ठीक है। अब 115 से 115 कटेगा तो अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप, तो 1:1 आ जाएगा। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है 1:1, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर दूसरे वाले पे दिया गया था। क्वेश्चन में है यहाँ पर, भारत के संविधान के डैश के खंड सेकंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये दोस्तों 124 के आधार पर होती है, अनुच्छेद 124। वहीं आर्टिकल 118 अनुच्छेद 118 क्या बोलता है कि ये कहता है संसद के प्रत्येक सदन में क्या होता है कई बार कि स्वयं की जो प्रक्रिया होती है वो करके कोई भी नियम बना सकता है, उसे नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान के अनुरूप ही नियम होना चाहिए था, उसके खिलाफ कोई रूप ना हो, कोई भी उसका नियम है वो ना होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 127 कहता है कि अनुच्छेद 127 में मान लो सर्वोच्च न्यायालय का जो सत्र है उसमें से कोरम ना होने पर, कोरम का मतलब होता है कि यहाँ पर न्यायाधीशों की एक निश्चित संख्या जो होती है वो ना होने पर वो क्या कर सकता है कि जितने भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वहां से वो निश्चित समय के लिए उनको बुला सकता है, उनकी परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति की सलाह के बगैर भी, ठीक है, उसके पूर्व सलाह के बगैर। वहीं अनुच्छेद 121 कहता है दोस्तों कि संसद में आचरण संबंधी चर्चा करने पर प्रतिबंध लगाई गई है। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया था दोस्तों नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है। लेकिन आपको अब 2021 नहीं पढ़ना है, आप 2025 पढ़ रहे हो। तो 2025 में दोस्तों कुल लोगों को 4 लोगों को मिला है, मिला क्या है, अभी घोषणा हो गई है, मिलना बाकी है, लेकिन आप मान लो कि इनको ही मिलना है। तो 4 लोगों के नाम सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से मैं इन सबके नाम लिख देता हूँ। पहली है मनु भाकर और अगली है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है। वहीं थर्ड गुकेश डी हैं जो कि शतरंज से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इन चारों के आप नाम नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि खेल रत्न पुरस्कार ना पूछ करके भाई यहाँ पर ये कहेगा खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किसे मिला है, या ये कहेगा इनमें से किसे नहीं मिला है, बाकी 3 कोई नाम दे देगा ऐसे करके, एक कोई वैसा रहेगा, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है थोड़ा सा और अगर घुमाना चाहेगा कि हरमनप्रीत का संबंध किस खेल से है, ऐसे पूछ सकता है। तो हॉकी से, गुकेश डी शतरंज से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है, और मनु भाकर तो आप जानते हैं पिस्टल शूटर से हैं। चलो मनु भाकर को मैं दिखा ही देता हूँ कैसी हैं। ये हैं देखो मनु भाकर जी, आप इनको देख सकते हो, या एक और इमेज और दिखाता हूँ ये वाली। तो ये है मनु भाकर जी जो कि शूटर हैं, ठीक है। ये इस बार काफी चर्चा में रही हैं और इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि 2025 में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, ठीक है। एक समषट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करिए। तो देखो समषट्भुज की बात कर रहे हैं और प्रत्येक अंतःकोण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू में 90 में होता है यहाँ पर n। ये हमेशा आप याद रखना, फॉर्मूला कहीं पर आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक अंतःकोण की बात हो रही है, समषट्भुज है, षट्भुज का मतलब है कि षट्भुज का मतलब n की वैल्यू 6 रखेंगे, पंचभुज होता तो n की वैल्यू रखते कितनी 5, चतुर्भुज होता तो n की वैल्यू 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखना है 6, तो मैं कहता हूँ 2 गुणे में n की वैल्यू 6 रख दो, 6 माइनस का 4, गुणे में लिखा है यहाँ पर 90 और बटे में कितना n की वैल्यू 6 रखना है। तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए तो कितना आएगा 8, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 गुणे में 90 बटे में 6, तो 6 कम 6
यहाँ पर 6 कम 6 3 बचेगा, तो 6 पंचे 30 यानी कि 15 छक 90, और 15 गुणे में 8 कर लो यहाँ नीचे, तो 8 गुणे में 15 या 15 गुणे 8 बात वही है, 15 अट्ठे 120 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। कहाँ है, चौथा नंबर पे करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -2 है, इस परिस्थिति से संबंधित द्विघाती समीकरण और संख्या का चयन कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाएं तो आप वैल्यू रख दिया करो। जैसे देखो x की वैल्यू -1 रखो आप, जहां जहां x है पहले इक्वेशन में, तो x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, -1 रखोगे, तो -1 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर प्लस का 2 और इंटू में माइनस का 1, ये इंटू बाहर कर दो इसके, ये हो जाएगा इंटू में माइनस का 1। अब देखो लिखा है -1 फिर -1 बराबर आना चाहिए 0, तो देखो तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो -3 यानी कि 1 माइनस -3 यानी कि माइनस का 2 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 0, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। अगला चेक करो, अगले में भी देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ओरली तो ओरली कर लिया करो। -2 लिखेंगे, चलो छोड़ो, ये -2 नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 है, 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 2 1 3 प्लस 1 4 आएगा, जबकि यहाँ पर 0 दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखो x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखो, जिसके सामने x है वही रखोगे उस इक्वेशन में, तो x की जगह पे -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और प्लस का 1 बराबर में 0 लाना है, तो 0 कहाँ से आएगा, तो 4 आ जाएगा। तो जब 3 लगातार हमारे गलत हो गए, तो आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो चौथा आपको देखना नहीं है, आंख बंद करके डायरेक्ट टिक कर देना है, क्योंकि 3 गलत होंगे तो चौथा अवश्य रूप से सही होगा। बशर्ते आपको ऊपर के 3 वाले में विश्वास होना चाहिए कि हमने सही सॉल्व किया है, वो तीनों ही गलत हैं, तब आप चौथे में टिक करके आगे बढ़ जाना। मैं चौथे वाले को भी बता देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू -1 रखो, तो यहाँ पर रखोगे तो -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे और प्लस का 2 इंटू में माइनस का 1, ये 2 लिखा हुआ है, माइनस का 1 फिर प्लस का 1 बराबर में 0 लाना है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 बराबर में 0। तो देखो प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि 1 और 1 2, तो 2 माइनस का 2 बराबर 0 ही तो आएगा, 0 दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, देखो ऊपर लिखा हुआ था सेंटेंस, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं सेंटेंस को, डायरेक्ट यही देखो, इसमें से ये ऐसे एक सीरीज दिया है, बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलो इनके बीच का संबंध देखो, देखो 87 से 88 हुआ तो कितना जोड़ा गया, प्लस का 1 जुड़ा होगा। वहीं पर देखो 88 से 8 हो गया, मतलब घट रहा है, तो 88 से 80 हुआ यानी कि कितना घटा होगा, माइनस का 8 घटा होगा। अगला देखो 80 से फिर 107 हो गया, कितना हो गया, बढ़ गया होगा, 27 बढ़ गया। भाई देखो 107 में से 80 हटा दो, 27 ही तो बचेगा। फिर देखो 107 में से 43 हो गया है, तो ये बड़ा पागलपन वाला काम कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, कोई बात नहीं। तो 107 में से आप 43 घटा दो, तो 107 में से 43 घटा दो, 7 में से 3 4 जाएगा, और 10 में से 4 यानी कि 6 64 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। मतलब समझे कुछ थोड़ा सा, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 64 का गैप है। तो अब जरा ध्यान से देखो इनके बीच संबंध क्या बन रहा है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो अगला बचाओ किसका क्यूब आएगा, तो आप कहेंगे 5 का क्यूब, तो बस 43 में 5 का क्यूब जोड़ दो। ठीक है, तो 43 पहले से लिखा है, 5 का क्यूब 5 25 पंचे 125, तो 125 आप जोड़ दो ऐसे करके, तो 5 3 8 4 2 6, ये 168 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, शायद ये भी देखो फिगर वाला दे दिया है, ये मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा टफ शिफ्ट का रहा होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन लोगों को मिला भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 फिगर देख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत यानी कि गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है, जो कि यहाँ पर ये कलर दे के रखा है गुलाबी वाला, के सही स्थान को दर्शाती है। दिया गया है कि उस व्यक्ति का मुख, जिसका हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस व्यक्ति का मुख आपकी तरफ है, यानी कि पाठक की तरफ, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपकी तरफ यानी कि सामने की तरफ मुंह है, पीछे की तरफ पीठ है उसकी। तो बताना क्या है कि इसका यकृत कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा। तो बेहतर समझने के लिए थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, अब देखो आप, तो देखो यकृत हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारे दाहिनी तरफ,
यानी कि ये इस तरफ भाई हमारा दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। भाई अगर इधर की तरफ कोई मुंह करे है आपकी तरफ, जिस तरफ वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला अगर इसका बायां है तो ये वाला इसका दायां हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे खड़ा है यहाँ पर हमारी तरफ मुंह करके तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो बस हमेशा जो लीवर होता है यकृत, वो यकृत जो होता है वो दाएं साइड होता है। दाएं साइड किस में बनना है तो आप देख लो खुद ही, इसमें तो बीचों बीच है तो गलत है, यहाँ भी गलत है। अब देखो दाएं, ये तो बाएं साइड हो जाएगा तो ये गलत है, दायां ही साइड बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा, तीसरे वाले में सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों देखो, आज हमने 25 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसके आगे जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो, अगला पार्ट लिखा है। ठीक है, जैसे ही ये पार्ट इसके होते जाएंगे हम प्लेलिस्ट नई बना करके वहां पर सारे सीरियल से लगाते जाएंगे। दोस्तों साथ ही अगर आपने ग्रुप डी के पीछे वाले प्रश्न पत्र नहीं देखे तो हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर बना दिए हैं, वो अलग से प्लेलिस्ट है ग्रुप डी पिछला पेपर, तो वहां से भी आप देख सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप डी की, तो वहां से आप देख लेना आराम से। ठीक है, एनटीपीसी के पिछले पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी सीरीज लगातार हम चला रहे हैं प्रतिदिन, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो देख लेना, प्लेलिस्ट लिखा होगा एनटीपीसी पिछला पेपर, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अंत तक मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप में से किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोगों ने कमेंट्स करें, हमने उन सबके रिप्लाई दिए हैं, तो आपका भी अवश्य रिप्लाई देंगे। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, आपको लगता है कि इससे तैयारी हो सकती है, आपकी एक सीट पक्की हो सकती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएं। दोस्तों अगले पार्ट की लिंक नीचे है, क्लिक करिए। मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।